Good morning, students. Our next topic is Mughal traditions of succession. Mughals did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. तो इंडिया में जो कल्चर था वो था प्रोमिजेनिचर का प्रोमिजेनिचर मीन जो राजा थे इंडिया में उनका जो एल्डेस्ट सन होता था वही राजा की गद्दी संभालता था, उसके बाद वही राजा बनता था। तो उस कल्चर को बोला जाता है प्रोमिजेनिचर विच वॉज नॉट अडॉप्टेड बाय मुगल्स। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तैमूरी कस्टम ऑफ कॉपर सैंड्री। कॉपर सैंड्री कल्चर अडॉप्ट किया उन्होंने जो तैमूर और मुगल्स करते थे। तो इस कॉपर सैंड्री में क्या था, डिवीज़न ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगेस्ट ऑल द सन्स, कि जितने भी बेटे थे उन सब में इक्वली डिवाइड किया जाता था। हमारे इंडिया की तरह बड़े बेटे को ही सारा राजकाज नहीं दिया जाता था। तो मुगल्स ने अपने सारे बेटों को इक्वली डिवाइड करते थे, अपनी टेरिटरीज और अपनी जितनी भी ट्रेजरी होती थी। Mughal relations with other rulers. You will notice that Mughal rulers campaigned constantly against the rulers who refused to accept their authority. तो मुगल्स जो थे वो टाइम टू टाइम अपने मिलिट्री कैंपेन्स करते गए और अपने एरियाज़ को मिलाते गए जिन रूलर्स ने इंडिया में उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं की, जो उनके अंडर नहीं आए अपने आप, उनको उन्होंने वॉर्स में हरा के अपने साथ मिलाते गए। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइन दैम वॉलंटरली। मीन वॉलंटरली मतलब अपने आप ही कुछ रूलर्स उनके साथ मिलते गए, जिसमें राजपूत्स थे। राजपूत्स ने अपनी डॉटर्स की मैरिजेस मुगल्स के साथ की, जैसे अकबर ने जोधाबाई थी जो राजस्थान की प्रिंसेस थी, उनके साथ मैरिज की। तो ये इसलिए करते थे मैरिजेस ताकि इनमें अच्छे गुड रिलेशंस जो हैं वो बने। Then Shishodia Rajputs और मेवाड़ refused to accept Mughal authority for a longer time. तो जो राजपूत रूलर्स थे, शिशोदिया राजपूत थे मेवाड़ राजस्थान के, वो मुगल्स के साथ नहीं मिलना चाहते थे। तो मुगल्स ने उनको डिफीट करके तो उनको अपने साथ मिलाया। लेकिन मुगल्स की एक अच्छी बात ये थी कि वो जो उनसे हारता था उसको वो ऑनरेबली ट्रीट करते थे, मगर मतलब कि उनको बहुत इज़्ज़त के साथ ट्रीट किया जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था और उन्होंने उनको उनकी लैंड भी वापस कर दी। तो वो उन्होंने एक केयरफुल बैलेंस बना के रखा। दे डिफीटेड दैम बट नॉट ह्यूमिलेटेड देयर अपोनेंट्स। तो अपने अपोनेंट्स मीन जो उनके विरोधी थे, जिनको वो हराते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाता था। तो इससे क्या हुआ, इट एनेबल्स द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफटेन्स। तो जो चीफ थे कुछ एरियाज़ के, प्रोविंसेस के, या जो किंग्स थे इंडिया में, तो उन पे अच्छा प्रभाव पड़ा मुगल्स का। तो इससे क्या हुआ कि वो मुगल्स के अगेंस्ट नहीं गए, उन्होंने देखा कि मुगल्स अच्छा व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से मुगल्स ने एक बैलेंस बना के रखा। लेकिन बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। तो लेकिन जो औरंगज़ेब है वो उन्होंने इस तरह से व्यवहार नहीं किया। औरंगज़ेब ने एक बार शिवाजी को हराया था, लेकिन उन्होंने बहुत ही ह्यूमिलेट किया, शिवाजी को इंसल्ट की, और फिर शिवाजी वहाँ से किसी तरह निकल के चले गए और फिर वो कभी भी उनके हाथ नहीं आए, और उन्होंने गोरिल्ला वॉर्स के थ्रू हमेशा औरंगज़ेब को साथ वॉर करते रहे वो। Darts and Jagirdars. As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. तो जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर बढ़ता गया तो उन्होंने बहुत अलग अलग जगह से डाइवर्स बॉडीज़ ऑफ पीपल को उन्होंने रिक्रूट किया, मीन भर्ती करते गए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको पोस्ट देते गए। फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नॉबल्स दे एक्सपेंडेड। पहले वो टर्किश जो नॉबल्स थे, बड़े लोग थे जो उनके बहुत ही ऑनेस्ट थे, उनके लिए टर्किश उन पे ही विश्वास करते थे, जो उनके पीछे जहाँ से आए थे वो मुगल्स अपने ही लोगों पे विश्वास करते थे। लेकिन जैसे जैसे उन एक्सपैंड होते गया उनका एम्पायर, तो उन्होंने उनमें ईरानीज़, इंडियंस, मुस्लिम, अफ़गान, राजपूत, मराठा सबको जगह दी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी अच्छी पोस्ट दी। तो जिनको वो ज्वाइन करते थे उनको वो मनसबदार बोलते थे। देन द टर्म मनसबदार refers to
मनसबदार refers to an individual who holds a mansab। तो मनसबदार का मीनिंग क्या होता है? मनसबदार किसको बोला जाता था? जिसके पास एक मनसब होता था। अब ये मनसब क्या है? मनसब इज ए पोजीशन और अ रैंक। So it is very important, students, you have to keep in mind that meaning of mansab is position or a rank. It was grading system used by the Mughals to fix rank, salary and military responsibilities। तो मुगल्स ने एक तरह का ग्रेडिंग सिस्टम रखा था कि जिसका छोटा रैंक है उसको कम सैलरी मिलेगी, उसको कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी, उसका मनसब कम होगा, जिसका मनसब ज़्यादा होगा उसका रैंक बड़ा होगा, उसको ज़्यादा सैलरीज मिलेंगी। तो इस तरह से रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू जैट। जैट क्या था? जैट की वजह से न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, जितना बड़ा जैट होगा उतने ही बड़ा उसका मनसब होगा। मोर प्रेस्टिजियस नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड लार्जर हिज सैलरी। तो जैट न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे जिसके पास 1000 जैट है या जिसके पास 2000 है, 5000 है, तो वो उतना ही बड़ी पोस्ट होगी, उस उतना ही बड़ा वो मनसबदार होगा। अब देखो जो किंग्स थे, जो जिनको वो हरा के अपने में मिलाते थे, जो सबॉर्डिनेट्स थे, तो उनको वो हायर मनसबदार बनाते थे, बड़ा बड़े रैंक्स देते थे। So Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of sawars और cavalrymen। अब जो मनसबदार होता था उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती थी कि उसको स्पेसिफाइड नंबर, उसको नंबर दिए जाते थे कि तुम्हारे पास 1000 सवार होंगे। सवार मत होता है जो कैवलरी मैन, जो घुड़सवार सेना होती है, ठीक है। कुछ सेना पैदल होती है, कुछ घोड़ों पे होती है, कुछ हाथियों पे होती है। तो इस तरह से जो मनसबदार है उसके पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सवार, घुड़सवार सेना रहेगी। मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन टू रिव्यू, गॉट हिम रजिस्टर एंड देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव मनी टू पे देम सैलरी। तो ये सारा काम मनसबदार करते थे कि किस उनको रजिस्टर करना, हॉर्सेस के को ब्रांडेड करना, फिर उनको कितनी सैलरी देनी है, ये सब काम मनसबदार का होता था। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स विच वॉज समवट लाइक इकताज। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इकताज। इकताज क्या था? जो लैंड दी जाती थी उन्हें इकतदार बोलते थे। वैसे ही जो जागीर भी लैंड को ही बोलते हैं। तो जो जिनके पास जागीर होती थी वो जागीरदार होते थे। तो मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एट रेवेन्यू असाइनमेंट्स। तो मनसबदार को कौन सैलरी देता था? मनसबदार के पास मिलिट्री होती थी, घुड़सवार सेना होती थी, तो वो इन जागीर्स और इकताज से जो कलेक्शन होती थी, जो उसके अंडर लैंड होती थी, उसमें जो विलेजेस होते थे, जो फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था मनसबदार द्वारा, तो वही उसकी सैलरी होती थी और वही वो आगे अपने मिलिट्री को भी देता था। But unlike Maktis, most Mansabdars did not actually reside in or administer their जागीर्स। लेकिन मनसबदार अपनी जागीर में नहीं रहते थे जैसे मक्तीज और इक़्तादार्स रहते थे। They only had right to the revenue of their assignments which was collected for them by their servants। तो ज़रूरी नहीं है कि मनसबदार के पास जो लैंड है, जो एरिया है, वो वहीं पे रहे। उसने आगे सर्वेंट्स रखे होते थे जो वहाँ से कलेक्ट करके रेवेन्यू उसको देते थे। मनसबदार themselves served in some other part of the country। तो मनसबदार कहीं भी रहे दूसरे एरिया में, लेकिन उसको जो मनसब और जो जागीर दी जाती थी वहाँ पे उसके सर्वेंट्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। इन अकबर्स reign these jagirs were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of मनसबदार। तो अकबर इस चीज़ का ध्यान रखता था कि जो जागीर दी जाती है मनसबदार को, तो वहाँ पे वो उसकी सैलरी के बराबर ही हो। ऐसा नहीं है कि मनसबदार के पास बहुत ज़्यादा सेना है, बहुत बड़ा एरिया है और जो उस वहाँ से उसको इतना रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है जितना बड़ा उसका मनसब है। मतलब कि जितना बड़ा उसका मनसब होगा, जितना बड़ी उसकी सेना होगी, उतनी ही बड़ी उसको जागीर दी जाती थी। ये ध्यान रखा जाता था कि कहीं वो ज़्यादा रेवेन्यू तो नहीं इकट्ठा कर रहा, कहीं वो ज़्यादा वेल्थी तो नहीं होता जा रहा है। By Aurangzeb's reign, this was no longer the case, and the actual revenue collected was often less than granted sum। तो औरंगज़ेब के टाइम पे उनको जो रेवेन्यू था वो कम मिलता था,
देयर वॉज ऑल्सो ए ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स। तो औरंगज़ेब के टाइम पे मनसबदार ज़्यादा होते गए, विच मेंट ए लॉन्ग वेट फॉर दे रिसीव्ड अ जागीर। तो उनको जागीर कम मिलती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मनसबदार थे, उनके पास लैंड कम होती थी। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। तो लैंड कम थी, मनसबदार ज़्यादा थे, जितना बड़ा रैंक था उतनी बड़ी जागीर नहीं मिलती थी उनको। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। तो इससे क्या हुआ, जागीरदार्स ने, मनसबदार्स ने ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। फार्मर्स से ज़्यादा टैक्स लेते थे वो, तो उससे फार्मर्स थे वो भी हैप्पी नहीं थे औरंगज़ेब के टाइम पे। Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously। तो इसकी वजह से मनसबदार ज़्यादा हो गए थे, जागीर कम थी, तो उसके पास कम जागीर होगी तो वो ज़्यादा टैक्स लेगा। तो इससे औरंगज़ेब के ये कंट्रोल से बाहर हो गई थी ये चीज़ें, और जो पीजेंट्री थे वो बहुत सफ़र करना पड़ता था किसानों को, क्योंकि उनसे ज़्यादा कर वसूला जाता था। अब देखो ये पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है, मनसबदार ऑन मार्च विद हिज सवार्स। तो ये बीच में मनसबदार है और ये हेड है, और ये पीछे इसकी सवार है, ये घुड़सवार सेना है और आगे इसकी पैदल सेना है।